नमस्कार, मैं विद्या राजलक्ष्मी आप सभी दर्शकों का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जीवन में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करती हूँ, उनके कारण, लक्षण एवं निदान के बारे में आप सभी को बताती हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं हमारे शरीर के उन दो मूलभूत आधार स्तंभ के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनके खराब होने से, जिनके अस्वस्थ होने से हम शायद किसी भी काम को कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर के दो मूलभूत आधार स्तंभ हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ और नसें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर घर की नींव कमज़ोर होगी तो घर कैसा बनेगा। तो ज़रा सोचिए, अगर हम अपने नींव पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो हमारे बॉडी पूरे होल बॉडी का जो हमारा बेस है वो है हमारे शरीर की हड्डियाँ और हमारे शरीर की नसें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वृद्धों एवं वयस्कों में आजकल जो बहुत ज़्यादा हड्डियों एवं नसों में बीमारियां फैली हुई हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम बोलते हैं कि हड्डी की मजबूती या हड्डियों का स्वास्थ्य, तो सबसे पहले हमें आप बताइए कि हड्डियों के स्वास्थ्य पे हम कैसे ध्यान दें और ये होता क्या है, बोन हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है? जी, सबसे पहले बोन हेल्थ के बारे में हमें जानने से पहले ये देखना होगा कि बोन हेल्थ में सिर्फ बोन की बात नहीं करनी चाहिए, बोन, जॉइंट्स और मसल्स की बात करनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों को लेकर हम साथ में चलते हैं बोन हेल्थ में, सिर्फ हड्डियों का नहीं ध्यान देना है। अब इसमें पहला कंपोनेंट है जो बोन को लेके हमें दो थ्योरी है, ठीक है, उनको समझना होगा। दो है, पहला है वुल्फ्स लॉ, दूसरा है पीक बोन मास कंसेप्ट। वुल्फ्स लॉ और पीक बोन मास कंसेप्ट। वुल्फ्स लॉ क्या कहता है कि हमारी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी जितना उनको उस तरह से ट्रेन किया जाएगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक एथलीट का बोन और एक ऐसा व्यक्ति का बोन जो कि गाड़ी से जाता होगा, चेयर पर बैठ के अपना रोज़मर्रा का काम करता होगा, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। एथलीट का बोन क्योंकि उसी प्रकार से ट्रेन किया गया है, उसी तरह से वेट ट्रेनिंग हुआ है कि उसका बोन मजबूत होगा। ठीक है, तो यही वुल्फ्स लॉ कहता है। दूसरा है पीक बोन मास कंसेप्ट। ये कहता है कि हमारा बोन का पीक बोन मास अचीव होता है 25 से 35 की उम्र के बीच, यानी इस उम्र के पहले और इस उम्र के दौरान हमें अपने न्यूट्रिशन, कैल्शियम और विटामिन डी के इनटेक का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा पीक बोन मास अचीव हो पाएगा इस उम्र में, तभी आगे चल के हम बुढ़ापे में भी अपनी हड्डियों को मजबूती मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो पीक बोन मास कंसेप्ट यही कहता है कि बचपन से लेके जवानी तक, यानी मैक्सिमम 35 से 40 उम्र तक आपको अपने बोन्स को मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होना ही होना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, विटामिन डी इंटेक के अलावा एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट आ गया हमारा जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का क्या है कि ये आइडियल जॉइंट क्या है, हेल्दी जॉइंट क्या है कि स्टेबल होना चाहिए और उसका रेंज ऑफ मोशन, मतलब जितना उसका चलना चाहिए उतना फ्रीली चलना चाहिए और पेनफुल नहीं होना चाहिए। जॉइंट्स में ये तीनों चीज़ कंपोनेंट देखना है कि पेनलेस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और रेंज ऑफ मोशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जैसे जॉइंट्स के बारे में जैसे आप बताएं सर, एक अभी जस्ट आपने बताया एज क्राइटेरिया के आधार पे, क्योंकि जनरली जैसे हम लोग आमतौर पे देखा करते थे पहले कि एक सर्टेन एज के बाद लोग बोलते थे कि हमारे घुटनों में दर्द हो गया है। पर अभी जो वर्तमान का जो सिनेरियो है सर, इसमें जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनमें भी घुटने की बीमारी बहुत ही आम हो गई है। तो इसको कैसे हम एज क्राइटेरिया के आधार पर कैसे हम इसको जी बिल्कुल, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुढ़ापे में एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है या जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, कार्टिलेज का घिस जाना कहते हैं, ये तो सबसे कॉमन कॉज है ही घुटनों में दर्द या फिर अदर जॉइंट में पेन का। यंग में क्या है कि वीर एंड टीयर हमारा ज़रूरी नहीं कि हो। यंग में आजकल क्या है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, मतलब जो हमारा रहने का तरीका है, जीवन शैली है, वो बदल चुकी है, जिसकी वजह से हमारी जो, मैं उसी बात पे आ रहा था कि बोन हेल्थ में तीसरा कंपोनेंट है मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कि यही तीनों मसल, टेंडन एंड लिगामेंट है ना, ये हमारे जॉइंट्स को कॉन्ग्रुएंट रखते हैं, जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स को
सही रखते हैं। कहने का मतलब हमारे जॉइंट का लोडिंग है, हर जॉइंट का लोडिंग है वो ये बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उसका ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, ठीक है। तो अगर यंग पेशेंट ही, यंग लोग ही अगर अपने जॉइंट्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं रखेंगे, बोन एंड ये मसल और लिगामेंट को हेल्दी नहीं रखेंगे, तो लोडिंग उनका सही नहीं होगा जॉइंट में, जिसकी वजह से जॉइंट में जल्दी वियर एंड टियर होगा। तो तीसरा कंपोनेंट हमारे बोन हेल्थ का यही था कि मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को भी स्ट्रांग रखना है, जिसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन कारण यही है यंग में भी जॉइंट पेन होने का कि लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा और मांसपेशियों को हेल्दी रखना होगा। दूसरी बात है कि मांसपेशियों के हेल्दी रखने में प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन का हमारे समाज में हम लोग मैक्सिमम वेजिटेरियन है, तो प्रोटीन का मैक्सिमम पॉपुलेशन में इंटेक कम होता है, तो हमें किसी न किसी तरह उसको रिप्लेनिश करना होगा। या तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाए, लेकिन अपना प्रोटीन का जो डिमांड है डाइट में उसको कंप्लीट करना चाहिए। प्रोटीन का डिमांड है, अगर 60 किलो का कोई इंसान है, व्यक्ति है, तो उसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे उसको प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब अगर 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रेगुलर रोज के दिन लेना चाहिए, तभी उसका प्रोटीन इंटेक रोज का पूरा हो पाता है। तो ये हमारा बोन हेल्थ कंप्लीट है, यही तीनों चीज के को लेके। सर अभी आप जैसे जॉइंट पेन के बारे में एक टर्म यूज की, वियर एंड टियर, ये मतलब क्या हुआ? वियर एंड टियर हुआ, देखिए इसके लिए फिर एनाटमी पे आना होगा हमको, मतलब संरचना समझना होगा जॉइंट का। जॉइंट का क्या होता है कि हर जॉइंट में 2 बोन का एंड होता है। बोन के एंड पे कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज के बाद कुशनिंग होता है किसी ना किसी तरह का, या तो मेनिस्कस होगा, नहीं तो साइनोवियल फ्लूइड होगा। मतलब 2 हड्डियां आपस में रगड़ न खाएं उसको बचाने के लिए, वो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में। जी जी, तो 2 हड्डियां आपस में रगड़ न खाएं इसको बचाने के लिए प्रकृति ने या तो मेनिस्कस या साइनोवियल फ्लूइड या तो कुछ न कुछ कुशनिंग दिया हुआ है। तो वियर एंड टियर तभी होता है जब ये कुशनिंग में डिफेक्ट होता है, ठीक है। और कार्टिलेज ही मेन वियर एंड टियर होता है, मतलब बोन के एंड पे जो स्ट्रक्चर स्मूथ करने के लिए, जो मूवमेंट को स्मूथ करता है, वही कार्टिलेज है। उसी में वियर एंड टियर होता है, जिसके वजह से दर्द होता है और हड्डियां और घिसती हैं, और आगे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंज आते हैं। हम लोग बात करने के क्रम में इसमें बात कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे सर ऑस्टियोआर्थराइटिस जी, और एक जो बोलते हैं उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो इसके बारे में भी थोड़ा जी देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम ही है, दोनों में आर्थराइटिस ही हो रहा है, लेकिन दोनों में कॉजेटिव का अंतर है, मतलब क्यों हुआ इसमें अंतर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि बेसिकली उम्र बढ़ने के वजह से या फिर बायोमैकेनिक्स बढ़ने के वजह से या फिर जोड़ में इरेगुलरिटी होने की वजह से जो जोड़ खराब होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या है? एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपने जो शरीर का मारक क्षमता, मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो खुद ही पे अटैक करने लगता है, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस तरह का बीमारी है जिसमें हमारे जोड़ों पे हमारा ही डिफेंस मैकेनिज्म उल्टा अटैक करता है, जिसके वजह से जोड़ जल्दी खराब होते हैं। तो एंड रिजल्ट दोनों का आर्थराइटिस ही है, लेकिन कॉजेशन में अंतर है कि क्यों हुआ ये, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, और छोटे जॉइंट, मतलब पहले घुटने वगैरह नहीं इन्वॉल्व होंगे, पहले छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, जैसे उंगली की हड्डियां वगैरह, कलाई, ये सब पहले इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी डिफरेंस आता है। एज भी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो अर्ली एज में होगा, यंग में हो जाएगा, फीमेल में ज़्यादा होगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एल्डरली का बीमारी है मेनली। ऐसे कहने को तो जॉइंट में इरेगुलरिटी होगी तो यंग पेशेंट में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वयस्क नहीं, वृद्धों की बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सर आखिर ये होती क्यों है? जैसे हड्डियां घिस रही हैं, तो इसका क्या एकमात्र कारण पोषण है कि हम सही मात्रा में अपना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, या इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस का होना मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें से कुछ फैक्टर हैं जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि उम्र, ठीक है, उम्र का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। वेट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। फिर बायोमैकेनिक्स, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बाकी न्यूट्रिशन, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, और ऐसे बहुत सारे जेंडर, ऐसे बहुत सारे हैं फैक्टर जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट होता है। एज मोस्ट कॉमन,
वेट, ठीक है, बायोमैकेनिक्स जॉइंट का, और अदर फैक्टर में न्यूट्रिशन, जेंडर, तो अदर कोमॉर्बिडिटी भी, जैसे कि शुगर के पेशेंट में, किडनी के पेशेंट में देखा जाता है कि जॉइंट ज़्यादा जल्दी खराब होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे फैक्टर भी हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज करने में। और यंग जनरेशन में सर, ये तो हो गया कि ओल्ड जनरेशन में ये ज़्यादा पाया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यंग में जैसे अगर बोलते हैं लोग कि लिगामेंट घिस रहा है या हड्डियां जैसे जो घिस रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जी, ट्रॉमा बहुत बड़ा कारण है यंग में। ट्रॉमा कहने का मतलब स्पोर्ट्स इंजरी, आजकल बहुत हम लोग नाम सुनते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से लिगामेंट और टेंडन में इंजरी होना, जिसकी वजह से जॉइंट जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी खो देता है जॉइंट। कहने का मतलब हर जॉइंट के पास अपना स्टेबल रखने के लिए कुछ मैकेनिज्म है, लिगामेंट्स और टेंडन्स है। उसमें से एक तरफ का अगर सपोर्ट गड़बड़ होगा, जिसके वजह से वही जो पहले मैंने बात बताई कि उसका लोडिंग गड़बड़ होगा, जिसके वजह से जॉइंट जल्दी घिसेगा। तो स्पोर्ट्स इंजरी यंग में बहुत कॉमन है, जिसके वजह से जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अदर कॉज भी है, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन और ये मसल का वीकनेस, टेंडन एंड लिगामेंट का वीकनेस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। मतलब इसके लिए है कि यंग जनरेशन के लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज पे। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज ही हमारा यंग, एटलीस्ट जब तक हम कर पाएं, जैसे पीक बोन मास भी इसी के तरफ हम लोग को इंडिकेट करता है ना, कि यंग पेशेंट्स को, यंग इंडिविजुअल्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, और स्ट्रेचिंग, जॉइंट्स को फ्री रखना चाहिए। जॉइंट्स को हम जितना मूव करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, हमारा जॉइंट्स उतना हेल्दी रहेंगे। ओके। और आजकल ये भी देखा जा रहा है सर, यंग जनरेशन में खासकर, अभी जैसे यंग जनरेशन पे चर्चा चल रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि सुबह उठते ही एड़ी में दर्द का शिकायत आजकल यंग लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका देखिए मेनली 2 कारण देखा गया है। एक है कि एड़ी की बात की आपने, तो कैल्केनियम एक हड्डी होती है जिसपे हमारे पूरे शरीर का वजन पड़ता है। अच्छा। तो कैल्केनियल स्पर बोला जाता है, मतलब एड़ी में सुनते होंगे आप कि हड्डी बढ़ गया है। एक कारण वो है कि कैल्केनियल स्पर हो सकता है। दूसरा कारण है कि किडनी की बीमारी होने की वजह से, फिर ना होने की वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ठीक है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने से भी, और कैल्केनियल स्पर या फिर कैल्केनियम जो बोन है उसमें इरेगुलरिटी होने के कारण एड़ी में दर्द होता है। सुबह में अगर किसी मरीज को ऐसा कहते हैं कि सुबह में पहला कदम रखते ही मुझे दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो जरूर उसका बेसिक है यूरिक एसिड जांच जरूर कराएं। ओके जी। तो और अगर आप चाहें तो पूरा किडनी प्रोफाइल, KFT बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो करा सकते हैं। ओके, उससे फिर पता चलेगा कि यूरिक एसिड का क्या मात्रा है। मात्रा अगर बढ़ा रहेगा तो फिर उसका इलाज करना होगा। ओके। तो मैं आपको खासकर यंग जनरेशन के जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत आम हो गया है आजकल कि सुबह उठते ही एड़ियों में दर्द। तो इसका जैसे सर ने बताया यूरिक एसिड, तो आप प्रॉपरली आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूरिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में क्या है। और खासकर यंग जनरेशन में ये भी सर ने बताया कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा लेजी हो गया है, जिसके कारण हम यंग जनरेशन के लोग आजकल घुटने दर्द और एड़ियों में दर्द, ये सब का भी थोड़ा हम सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए सर, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे बोलते हैं लोग कि रीढ़ की हड्डियों में या मस्तिष्क वगैरह में इस तरह, उसमें भी किसी तरह का विकार उत्पन्न हो सकता है क्या सर? जैसे आपने कहा रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी, मेनली गर्दन, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया किसी को। एक्चुअल ये देखिए मिसनोमर जैसा, मिसनोमर नहीं, हम लोग गलत टर्म इस्तेमाल करते हैं। सही टर्म है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। पहली बात तो ये होता क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हम कमर दर्द पे भी आएंगे वापस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है कि उम्र बढ़ने के वजह से डिस्क में पैथोलॉजी, मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, हर हड्डी के बीच में एक कुशन है। जैसे मैंने बताया कि घुटने के जोड़ में भी प्रकृति ने एक कुशन दिया है, इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में भी हर वर्टिब्रा, हर हड्डी के बीच में एक एक कुशन है। तो उस कुशन में उम्र बढ़ने के साथ पानी की मात्रा कम होती है, जिसके वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो आपस में जो 2 हड्डियां हैं रीढ़ की, वो आपस में घिसती हैं। उस घिसने के वजह से वही बात है, वियर एंड टियर होता है, उसमें एक्स्ट्रा हड्डी बनती है जिसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं, और उसी एक्स्ट्रा हड्डी जो बनती है
वो हमारे नर्व को इरिटेट करती है, स्पाइनल कॉर्ड में वो जाके नर्व को इरिटेट करती है। दूसरी बात, जो डिस्क हमारा डेहिसेंस बोलते हैं, जो डिस्क खराब हुआ उसका भी कंटेंट हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है, और वो नर्व को इरिटेट करता है। तो ये सारा प्रॉब्लम नेक पेन का मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एल्डरली में, वृद्धावस्था में, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। अगर स्पॉन्डाइलोसिस के ऊपर से उसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो गया तब जाके उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस थोड़ा बहुत टर्म का अंतर है, लेकिन पैथोलॉजी में अंतर है दोनों में। तो इसका इलाज क्या है सर? इलाज में क्या है कि हमारे जो नेक का मसल्स है उसको हम लोग को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। एक है सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें क्या है हमारे किसी भी, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जोड़ की आसपास की मांसपेशियों को अगर मजबूत रखा जाएगा तो जोड़ पे कम असर पड़ेगा और वो जोड़ हेल्दी रहेगा। तो गर्दन की मांसपेशियों को भी कुछ एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं, वो करने से कुछ हद तक हमारा नेक का पेन रिलीफ मिलता है। बाकी अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, यानी अगर कोई स्ट्रक्चरल कोई एनोमली है, कुछ न कुछ दिक्कत आ गई है, तब फिर उसको देखना होता है एक्सरे करा के, MRI करा के, कि अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका अलग इलाज होता है। मतलब बेसिक है कि सिर्फ अर्ली स्पॉन्डाइलोसिस है तो कुछ एक्सरसाइज से भी रिलीफ मिलने का प्रमाण पाया गया है। अभी जैसे सर आपने एक्सरसाइज का बताया कि नेक में अगर उस तरह का स्पाइनल कॉर्ड में तो एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। आजकल जैसे फिजियोथेरेपी की मांग बहुत बढ़ गई है, तो ये कहाँ तक मददगार साबित होते हैं? जी देखिए, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही लाभदायक चीज़ है अगर सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हर जगह इंडिकेशन नहीं होता है फिजियोथेरेपी का। अगर हम जॉइंट्स के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, मतलब ऑपरेशन के बाद सही तरीके से यूज़ करें तो फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा वरदान है। जो पेशेंट 2-2 महीने से बेड पे पड़े होते हैं, फिजियोथेरेपी की मदद से वो वापस चल पाते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार देखा गया है कि गलत इस्तेमाल भी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फिजियोथेरेपी लेना, सेकाई करना, ट्रैक्शन कहते हैं जैसे गले के दर्द में, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं लेनी चाहिए। इससे बचने के लिए आप अपने किसी भी अच्छे हड्डी के रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेने के बाद ही फिजियोथेरेपी शुरू करवाएं, अन्यथा वही है कि आपको जो दिक्कत नहीं भी होगी वो हो सकती है, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। जी, हर जगह इंडिकेटेड नहीं है फिजियोथेरेपी। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वही है ना कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ फिजियोथेरेपी लेना, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हमको ज़रूरत है कि नहीं। अब इसमें यही ध्यान देना होगा कि डॉक्टर से जाके पहले पूछ लेना होगा कि वो, जैसे अभी आपने बताया कि एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फिर हमको अलग ट्रीटमेंट उसका लेना होगा। फिर आगे देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्या सर्जरी की जरूरत है, क्या नस पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है कि सर्जरी की कब जरूरत होती है, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है। जी, अभी तो सर आपने जैसे गर्दन के दर्द के बारे में, गर्दन स्पाइनल कॉर्ड में नस में जो इशू आता है उसके बारे में बताया। जैसे सर हम जैसे लोग जो हैं, वर्किंग जो लोग हैं, तो दिन भर बैठे बैठे थोड़ा सा, जैसे आजकल तो वही है, आपको वर्किंग है पूरे 9 से 6 वाला ड्यूटी है, तो उसमें सर कमर दर्द का भी शिकायत बहुत आम हो गया है। जी, पोस्चर एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। पोस्चर हम लोग पोस्चर केयर कह देते हैं, पेशेंट को भी पोस्चर केयर 1-2 बार बता के आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन पोस्चर बहुत बड़ा वर्ड है। पोस्चर कहने का मतलब हमारे बैठने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, सारे में पोस्चर इन्वॉल्व है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोअर बैक पेन जो कह रही हैं आप, लोअर बैक पेन या फिर सर्वाइकल पेन जो कहते हैं, इसमें पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। पोस्चर सही होने के, अगर पोस्चर सही कर लिया जाए तो हमारा आधा से ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का दर्द इसका निदान हो सकता है, ठीक है। तो जिसको जैसे 9 to 5 बता रही हैं कि आप जो लोग जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं, उनका क्या है कि जब भी बैठे तो बैक रेस्ट वाले कुर्सी पे बैठे, जिस कुर्सी पे पीछे में बैक रेस्ट हो। फिर जिस टेबल पे काम कर रहे हैं उस टेबल की ऊंचाई कूहनी की ऊंचाई के आसपास होनी चाहिए। अगर कीबोर्ड पे काम करते हैं तो बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से भी आपका पोस्चर ठीक रहेगा। दूसरा, हर आधे घंटे पे अगर आप लंबे समय तक बैठ के कंप्यूटर पे या फिर ऐसे काम कर रही हैं तो हर आधे घंटे पे 1 घंटे पे उठ के स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज कर लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, थोड़ा टहल आइए। तो पोस्चर केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 8 घंटे एक ही चेयर पे बैठना है, तो आपको पोस्चर और बीच बीच में स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लेना है,
ओके ओके। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है दर्शक, जो 9 से 6 की ड्यूटी जो करते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि आपको अपना पोस्चर ठीक रखना होगा, क्योंकि ये हम सभी इसको झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पोस्चर ठीक करने का मतलब है कि जैसा सर ने बताया, आप उसको एकदम फॉलो कीजिए, क्योंकि पोस्चर ठीक रहेगा तो हमारी आधी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं सर, सियाटिका, ये भी बहुत कॉमन बीमारी है, इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताएं। सियाटिका क्या है कि हमारा जो सियाटिक नर्व है उसके इरिटेशन के वजह से हमारा जो पैर में दर्द जाता है, कमर से लेके पैर में दर्द जाता है, इसी को सियाटिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं, लंबर रेडिकुलोपैथी, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमारे पैर का काम करने वाला जो नस है, मेनली सियाटिक नर्व, वो निकलता है हमारे लंबर वर्टिब्रा के बीचों बीच से, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा कहने का मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल ये जो है वर्टिब्रा है, उसमें नीचे के कुछ 5 वर्टिब्रा, जिसको कमर के पास, जिसको लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, उनमें से बीच में हमारे पैर में जाने वाले नस निकलते हैं। और वापस से वही आप देखिए कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में हुआ कि जो नस निकल रहे थे, तो उसमें डिस्क के पैथोलॉजी के वजह से, मतलब डिस्क खराब होने के वजह से जो नस में इरिटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन हो रहा था। यहाँ भी मोटा मोटी वही है कि हमारा बॉडी का वेट पड़ता है लंबर वर्टिब्रा पे, तो लंबर जो डिस्क होता है वो जल्दी वियर एंड टियर होता है, और डिस्क वियर एंड टियर होने के बाद डिस्क बल्ज हो जाता है, मतलब वो दब जाता है, और डिस्क का कंटेंट हमारे स्पाइनल कनाल में चला जाता है। स्पाइनल कनाल में जाने से क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए जगह कम बचती है, जगह कम बचती है, वहाँ पे इरिटेशन होता है, उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा कमर का दर्द कमर से लेके पीछे की तरफ से पैर तक आता है। इसी को सियाटिका कहते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको सोए हुए में पैर उठाने पे दर्द बढ़ता है, या फिर खांसने छींकने पे भी कई बार होता है कि दर्द बढ़ता है, तो ये डिस्क बल्ज, PIVD, ठीक है, या फिर सियाटिका का लक्षण हो सकता है। इसमें क्या करना है कि पहली बात, हमें भारी वजन उठाने से परहेज करना है, आगे झुक कर वजन उठाने से परहेज करना है, ठीक है। पोस्चर तो ध्यान देना ही है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जांच है, जैसे कि ये डिस्क के बारे में हमें एक्सरे पे नहीं पता लगता है, हमें MRI पे जाना पड़ता है कि कितना डिस्क निकला हुआ है, कितना कनाल बचा हुआ है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो MRI से ही पता, मतलब फाइनल डायग्नोसिस हमारा MRI पे बन सकता है कि ये क्या आपको सियाटिका ही है, डिस्क बल्ज ही है, और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सर्जरी होना है या फिर नहीं होना है, आगे का डिसाइड होता है। तो ऐसे तो जनरली सर जो कॉमन बीमारियां हैं उन सभी के बारे में आपने हमें अच्छी जानकारी दी। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रहें हड्डियों से संबंधित बीमारियों के संबंध में? जी, देखिए 2 या 3 चीज़ हैं। सबसे पहला है कि न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। प्रोटीन का डिफिशियंसी बहुत है हमारे पॉपुलेशन में, प्रोटीन प्रॉपर इंटेक करिए। विटामिन D3 की कमी हमारे पॉपुलेशन में 85% लोगों में है, विटामिन D3 प्रॉपर लीजिए। सुबह धूप में बैठिए, खेलिए, एक्सरसाइज करिए। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप प्रॉपर मांसपेशी के ग्रोथ के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगा। और तीसरा, लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्टिव बनिए, जॉइंट्स को मोबाइल रखिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी और हमारे दर्शक इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमारे सर ने बताया कि उचित जो आपका डायरेक्शन है, आप सही डायरेक्शन में अपने जीवन शैली को सुधारिए, आप स्वस्थ रहिएगा। और ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, अगर शुरुआती आप इस पे ध्यान देते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है हमारे हड्डियों की मजबूती से बनता है। इसलिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मजबूती के साथ खड़े रहिए। और हाँ, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। थैंक यू सो मच।